कहानी जापान की है। 17 साल की एक लड़की जिसने अपना जन्मदिन सिर्फ 3 दिन पहले मनाया था। 3 दिन पहले वो 17 साल की हुई थी। टोक्यो के करीब वो रहती थी। उसका नाम था जुंको फुरुता। 17 साल की लड़की थी। 22 नवंबर 1972 को उसका जन्म हुआ था और 25 नवंबर 1989 से ये कहानी शुरू होती है। उसके 17वें जन्मदिन के ठीक 3 दिन बाद की कहानी। 17 साल की ये खूबसूरत लड़की, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार, तेज़, घर पे माँ बाप, एक भाई एक बहन, और ये वहीं एक अच्छे स्कूल में जिसका नाम था याशियो मिनामी हाई स्कूल, वहाँ ये पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ उसी साल इसने कुछ दिन पहले ही स्कूल और घर के बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी, दुकान, वहाँ इसने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन किया था। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद ये कुछ घंटे वहाँ काम करती थी, उससे पॉकेट खर्च निकल आता था और बड़ा खुश थी वो। स्कूल में जुंको एक तरह से बहुत पॉपुलर थी क्योंकि ब्रिलियंट थी, हर चीज़ में, हर पढ़ाई के अलावा खेल कूद, बाकी चीज़ें, क्विज, उसमें भी आगे रहा करती थी। तो हर एक उसको एक तरह से बड़ा मानता था, प्यार करता था। लेकिन उसकी यही खासियत कुछ लड़कों की नज़र में जो है वो उसकी दुश्मन हो गई। उसी स्कूल में कुछ लड़के पढ़ते थे, उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था मियानो। मियानो जुंको से एक तरह से कहें तो वो क्रश था एक तरह से उसका। लेकिन मियानो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो जापान के जो बड़े बदनाम एक गैंग है वहाँ पे, याकुज़ा, तो उसके जूनियर गैंग का मेंबर था वो। और याकुज़ा की कभी कहानी आपको सुनाऊंगा फुर्सत में, किस तरीके की ये गैंग है, क्या है, खूंखार है। तो मियानो के बारे में सब जानते थे कि ये याकुज़ा गैंग से जुड़ा हुआ है, तो लोग उससे डरते थे, घबराते थे और उसकी हर चीज़ को लोग मानते थे। उसकी नज़र में ना सुनने का कोई मतलब ही नहीं था। उसने जुंको को कई बार प्रपोज़ किया, जुंको ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देती थी। उस स्कूल में और जैसे बच्चे जो ड्रग्स लेते थे, अल्कोहल लेते थे, सिगरेट पीते थे, उन सब से अलग रहती थी जुंको और इस ग्रुप में शामिल ही नहीं होती थी। वो अपना पढ़ाई करती थी, पार्ट टाइम जॉब करती थी, घर जाती थी। मियानो ने उसे 2-3 बार प्रपोज़ किया और जुंको ने उसे मना कर दिया। ये बात मियानो के दिल में बैठ गई और वो जुंको फुरुता से बदला लेने की सोचने लगा। याकुज़ा गैंग से वैसे ही जुड़ा हुआ था, खौफ था नहीं उसको। 25 नवंबर 1989 जुंको फुरुता स्कूल से निकलती है और अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाती है पार्ट टाइम काम करने के लिए। वहाँ से रात करीब 8:30 बजे शॉप से बाहर निकलती है घर जाने के लिए। साइकिल से वो स्कूल जाती थी, साइकिल से शॉप जाती थी, साइकिल से घर जाती थी। वो साइकिल से जब जा रही होती है उसी वक्त मियानो अपने 5 और दोस्तों के साथ रात को निकला था और ये किसी अकेली लड़की या औरत को इस तरह के देखते थे, उन्हें उठाते थे, रेप करते थे, यही इनका काम था। तो उस रात भी ये शिकार की तलाश में निकले थे और इत्तेफाक से जहाँ से ये गुजर रहे थे वहीं से उस वक्त जुकुता जो है, जुंको फुरुता, वो अपने साइकिल से जा रही थी। मियानो की नज़र पड़ गई जुकुता पे और जैसे ही उसने देखा अपने दोस्तों से कहा कि ये वही है और इससे बदला लेना है। मियानो चूँकि याकुज़ा गैंग से जुड़ा हुआ था और इनका लीडर था, उसके बाकी दोस्त उसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग एक कहानी गढ़ते हैं। मियानो का कुछ दोस्त तेज़ी से जाता है और जुंको फुरुता के साइकिल के पास जाकर उसे लात मारता है। साइकिल गिर जाती है, जुंको नीचे गिर जाती है। उसके बाद पीछे से अचानक मियानो आता है हीरो की तरह और वो उन लड़कों को डांटता है, वो भाग जाते हैं और फिर ये जुंको से कहता है कि रात का वक्त है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जुंको उस पर भरोसा कर लेती है क्योंकि एक ही स्कूल में थी। बेशक उसने उसके जो प्रपोज़ल था उसको इनकार किया, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि आगे इस हद तक कुछ हो सकता है। तो मियानो अपने जाल में फंस चुका था। जुंको फुरुता अब उसके साथ साइकिल पर चलने लगी। अचानक थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हीं का एक अड्डा था, सुनसान रात का वक्त।
ये उससे कहता है कि 2 मिनट रुक जाओ, मुझे ज़रा यहाँ पे कुछ काम है, फिर तुम्हें घर छोड़ दूँगा। और एक सुनसान घर के अंदर जुंको फ्रूता को ले जाता है। वहाँ पहुँचता है, तब तक पीछे से इसके सारे दोस्त आ जाते हैं। वो पहली रात थी जब जुंको फ्रूता 17 साल की एक बच्ची, जो सिर्फ 3 दिन पहले जिसके 17वां साल पूरा किया था उसने, एक साथ वो 5 लड़के बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं। इसके बाद पूरी रात उसको पीटते हैं, फिर रेप करते हैं। और यहाँ से कहानी शुरू होती है एक लड़की की ऐसी दास्तान जिसके जिस्म का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो ज़ख्मी ना हुआ हो, जो लहूलुहान ना हुआ हो, और जिस तरीके से जो टॉर्चर किया। अगर मैं पूरी कहानी हूबहू आपको सुना दूँ तो मुझे लगता है कि आप बंद कर देंगे ये, मेरी आवाज़ भी और वीडियो को भी। यहाँ से शुरू होती है 25 नवंबर 1989 से ये कहानी। पहली रात बीतती है, अगली सुबह तक ही लगभग बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जुल्म अभी शुरू हुआ था। इसके बाद वो वहाँ से उसको निकालते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि पुलिस की नज़रों में न आ सके। 26 नवंबर को दूसरी जगह पूरे दिन रहती है, फिर बारी बारी से रेप होता है। 2 दिन अब जब गुजर जाता, 27 नवंबर की तारीख आ जाती है। इधर जुंको फ्रूता के घर वाले परेशान ढूंढ रहे हैं, इसे इधर उधर रिश्तेदारों में नहीं मिल रही है। आखिर में वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस से कहते हैं कि उनकी बच्ची गायब है। पुलिस फ़ौरन एक्शन में आती है, ढूंढती है और इधर उधर जुंको फ्रूता के दोस्तों के घर जा जाकर पता करना शुरू करती है। इत्तेफाक से उनमें से इन 6 लड़कों में से एक लड़के का भी घर था जिसके घर पुलिस गई, क्योंकि स्कूल एक था। तो जब पूछताछ होती है और वो लड़के को पता चलता है कि घर में पुलिस आई थी, वो डर जाता है। वो मियानो को बताता है, जो गैंग लीडर था। मियानो को जब ये बात पता चलती है तो उसे लगता है कि अगर जुंको फ्रूता ने पुलिस को बता दिया तो उन लोगों को जेल हो जाएगी। तो वो वापस आता है। इसके बाद जुंको फ्रूता पे एक और जुल्म की इंतहा होती है। उसे बुरी तरह मारा पीटा जाता है और कहा जाता है कि तुम अपने घर वालों को फ़ोन करो और कहो कि तुम अपने दोस्त के साथ अपनी मर्ज़ी से डेट पे निकली हो। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो तुम्हें तो मार ही देंगे, तुम्हारे घर वालों को भी मार देंगे। जुंको फ्रूता जानती थी कि ये याकूज़ा से जुड़ा हुआ है और उसका अंजाम क्या होगा। मजबूरी में वो अपने घर वालों को फ़ोन करती है, कहती है मैं ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, आप पुलिस में केस मत करो, मैं अपने आप लौट आऊँगी। ये सुनने के बाद माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुँचते और कहते हैं कि उनकी बेटी की खबर आ गई है, आप मत ढूंढिए। 2 दिन निकल गया। इसके बाद उन्हीं 5 लड़कों में से एक लड़के के घर उस जगह से दूर जुंको फ्रूता को ले जाया जाता है। तीसरे दिन वहाँ जिस लड़के का घर था उसके पेरेंट्स कहीं अलग रहते थे। बीच बीच में वो आते थे, तब लड़की को तहखाने में ले जाया जाता था। और यहाँ फिर एक एक कर मियानो के दोस्त और याकूज़ा गैंग के लोग, उनका आना शुरू होता है। कहते हैं करीब 100 लोगों ने अलग अलग वक्त में जुकुतो के साथ बलात्कार किया। करीब 500 बार उसका रेप हुआ। एक एक दिन में 25-25 बार उसका रेप हुआ। पूरे 44 दिन तक वो उस घर में कैद रही। इस 44 दिनों के अंदर 2 ऐसे मौके मिले जब उसको पुलिस तक अपनी बात पहुंचाने का एक मौका था। एक बार उसने, जब उसके दोस्त आए और वो शराब और ड्रग्स ले रहे थे, उनमें से एक का फ़ोन छूट गया। उसने फ़ोन उठाया और टोक्यो के इमरजेंसी नंबर पे पुलिस को कॉल कर दिया। इत्तेफाक से जब तक पुलिस कॉल उठाती तब तक वापस आ गया मियानो। उसने देखा, फ़ोन काट दिया। कॉल बैक आया पुलिस का, तब उसने कहा कि इस इमरजेंसी पे गलती से नंबर लग गया। पुलिस संतुष्ट हो गई, कुछ नहीं कहती है। दूसरी बार जिस घर में इसको रखा गया था, वहाँ का एक बच्चा था, एक केयर टेकर, उसे पता चल गया था, वो इस गैंग में नहीं था, कि इस लड़की को यहाँ जबरन रखा गया है। उस लड़के ने, जिस लड़के का घर था ये, उसके पेरेंट्स को बताया कि आपके घर में इसने ऐसे ऐसे एक लड़की को इन लोगों ने बंधक बना रखा है, उसके साथ डेली रेप होता है, जुल्म होता है। माँ बाप जानते हुए भी उस लड़के के खामोश रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मियानो याकूज़ा से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक बार पुलिस को जब यही इमरजेंसी कॉल आया तो पुलिस ने कॉल रखा, लेकिन पुलिस के भी कान खड़े हुए कि ऐसा नहीं हो सकता है। पुलिस उस घर के दरवाजे तक आई कि यहाँ से कॉल गया था और कॉल कट गया, हमें घर की तलाशी लेनी है। माँ बाप इत्तेफाक से उस दिन वहीं घर पे थे।
उन्होंने कहा मैं यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मैं हूँ और मेरे पति है और एक मेरा बेटा है, वो भी बाहर गया हुआ है। पुलिस उनकी बात सुनकर दरवाजे से लौट जाती। अगर वो घर के अंदर चली जाती तो शायद जुंको फ्रूता आज़ाद हो जाती। कई बार ऐसा हुआ, उस घर के अंदर से चीखने की आवाज़ आई, कई लोगों ने सुना, उन्हें डाउट भी हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। एक दो शख्स ने पुलिस को जाकर बताया कि इस घर से कुछ आवाज़ आ रही है। पुलिस ने सुना और अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी एक कॉल आया था, कुछ नहीं मिला। ये सारी चीज़ें होती रहीं, दिन बीतता रहा और इधर जुंको फ्रूता के ऊपर जो जुल्म की कहानी थी, ठंड का दिन था, उसे रात को बालकोनी या बाहर की तरफ सुलाया जाता, नंगे फर्श पर सुलाया जाता। हड्डी कपकपा देने वाली ठंड में वो यूं ही सोती। पूरे दिन उसे नंगा रखा जाता। जब भी जितने भी लोग आते उनके सामने उसको नंगा लाया जाता। उसकी हालत ये थी कि उसके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में जलते हुए बल्ब से लेकर बॉटल और जितनी बाकी सुई क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डाली गई। उसके लेफ्ट ब्रेस्ट के कुछ हिस्से को काट दिया गया। उसको ज़मीन पर लेटाया जाता और ज़मीन पर लेटाने के बाद जो डंपल होता उठाते हैं उसको सीधा लेटने को कहा जाता और वो उसके पेट पे ऊपर से गिराया जाता। उसको सीधा लेटाया जाता और उसकी दोनों आंखों के ऊपर कैंडल मोमबत्ती जलाकर रख देते, तब तक जब तक कि मोमबत्ती के आखिरी नीचे का जो हिस्सा है वो भी पिघल ना जाए और वो उसकी आंखों के ऊपर गिरता। लाइटर और सिगरेट से उसकी आंखों की पलकों को जला दिया गया। उसके कई बार उसको टांगते छत के किसी कुंडी से और आते 6-7-8 लोग दोस्त और पंचिंग बैग की तरह उसके ऊपर वो एक्सरसाइज करते, उसको मारते मुक्के से और तब तक जब तक कि वो निढाल ना हो जाए, बेहोश ना हो जाए। गरम वैक्स उसके पूरे शरीर पर डाला जाता। उसे तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच कच्चा खाने के लिए दिया जाता। उसे उसका अपना यूरिन और पेशाब पीने के लिए दिया जाता। घंटों उसे ठंड, फर्श और टेम्परेचर जापान में हम सब जानते हैं, उसमें यूं ही बिना कपड़े के उसको कहा जाता है कि तुम ऐसे ही रहो। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां चोट और जख्म ना हो। पैर से लेकर हाथ, चेहरा, आंख, नाक, कान, और आलम यह हो गया था कि कुछ वक्त के बाद वो अपना होश ही खो बैठी थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। शायद वो इतना ज़ख्म और तकलीफ़ थी कि उसको एहसास ही नहीं रहा। उसके बावजूद भी इन हैवानों ने उसको छोड़ा नहीं, रखे रहा और ये सिलसिला चलता रहा। इस पूरे 44 दिनों में 100 के करीब जो पूरी इसमें जो मुकदमा चला था, 100 लोगों का था कि करीब 100 लोगों ने रेप किया था और 500 बार, उसके बाद की गिनती भी याद नहीं है। और उन हालात में जिन हालात में कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मतलब इंसान या एक लाश के साथ रेप करना क्या होता है, तो एक तरह की वो लाश थी। आखिर में जब ये सारी चीज़ें होती रही, इसका खात्मा भी देखिए कैसे होता है। 4 जनवरी 1989 को, 25 नवंबर को इसको उठाया गया था और 4 जनवरी 1989 न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा था। मियानो अपने दोस्तों के साथ आता है। ये निढाल पड़ी हुई है, इसके पूरा जिस्म लहूलुहान है, चेहरा सूजा हुआ है। ये चारों जो दोस्त आते हैं वो इससे कहते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं और अगर इस गेम में तुम जीत गई तो तुमको छोड़ देंगे। गेम शुरू होता है, जो भी एक उनका अपना जापानी गेम था। इत्तेफाक से जुंको फ्रूता वो गेम जीत जाती है। जब वो गेम जीत जाती है तो मियानो को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो बारी बारी से पहले उसके हाथ पर, फिर पैर पर थोड़ा थोड़ा उसको जलाना था, तो पेट्रोल या उस तरह की चीज़ें डालता है और ज़रा ज़रा सा आग लगाता है।
इत्तेफाक से वो मात्रा ज़्यादा हो जाती है गिरने की बॉडी पे, और 2 घंटे किस्तों में जलाने के बाद उसे ये था कि बुझा देंगे उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन वो तेल या पेट्रोल इतना ज़्यादा उसमें आ गया कि आग बुझ नहीं पाया, और 2 घंटे जलने के बाद 44 दिन के जुल्म के बाद जुंको फ्रूता की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है इसके बाद ये मियानो इन लोगों को पता चलता है, वो काफ़ी फिर उठाता है, उसको मारता पीटता है, मुर्दे को भी, कि शायद होश में आएगी। जब उन्हें एहसास हो जाता है कि मर गई तब वो अपने एक दोस्त को जाके बताता है कि वो मर गई। इसके बाद एक बहुत बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था, उस ड्रम में सीमेंट था, उस ड्रम के अंदर इसकी लाश को रखते हैं, सीमेंट पे पानी डालते हैं, ड्रम बंद कर देते हैं, तो एक तरह से लाश सीमेंटेड हो जाती है अंदर। उसके बाद उसको एक ट्रक में रखते हैं और ले जाकर वो ट्रक कहीं और फेंक दिया जाता है, मतलब ड्रम को निकाल कर डंप कर देते हैं। 44 दिन के जुल्म के बाद लाश ठिकाने लगा दी गई, बात आई गई हो गई। ये बात है 4 जनवरी की। इत्तेफाक से इसके 20 दिन के बाद मियानो एक दूसरी लेडी के साथ रेप करने के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है। उसकी निशानदेही पे पुलिस उस घर में छापा मारती है जिस घर में 44 दिन तक जुंको फ्रूता को रखा गया था। वहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो कुछ कपड़े मिलते हैं, कुछ अंडरगारमेंट्स मिलते हैं, कुछ ऐसी निशानियाँ मिलती हैं जैसे लगता है कि इस जगह पे काफ़ी किसी लड़की के साथ जुल्म हुआ होगा। लेकिन पुलिस को कहानी नहीं मालूम थी कि ये वही जगह है जहाँ कोई जुंको फ्रूता नाम की लड़की थी, या वो कहाँ है, क्योंकि अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। एक दूसरी महिला के रेप के सिलसिले में पकड़े गए मियानो से जब पुलिस पूछताछ करती है और उसके घर से ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो पुलिस यूं ही अंधेरे में तीर मारती है एक दूसरे केस में, और जो कुछ दिन पहले हुआ था। एक महिला गायब थी और उसकी लाश मिली थी, तो वो कि क्या इस केस से इसका भी ताल्लुक हो सकता है, तो वो अंधेरे में तीर मारती कि हमें पता है तुमने एक और कत्ल किया रेप करके। मियानो कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि शायद ये जुंको फ्रूता के बारे में बात कर रही है, और वो टूट जाता है, कहता हाँ। तो पुलिस पूछती है कि फिर क्या किया, तब वो बताता है कि चलिए मैं आपको लाश बताता हूँ। वो ड्रम जिसमें सीमेंट भरा हुआ था और उस सीमेंट के नीचे उसकी लाश रखी थी जुंको की, वो उसके बताए हुए टोक्यो के बाहरी इलाके से वो ड्रम बरामद होती है, ड्रम के अंदर से लाश मिलती है। तब पुलिस पहली बार उसे बताती है कि मैं तो इस केस के बारे में हमें मालूम ही नहीं था, हम तो एक दूसरे केस के बारे में तुमसे बता रहे थे। लेकिन तब तक देर हो चुका और मियानो सच बता चुका था। इसके बाद पहली बार जब वो लाश बरामद होती है तब जुंको फ्रूता की कहानी जापान में सामने आती है। अब यहाँ पे एक अफसोसनाक बात ये थी कि ऐसी दरिंदगी करने वाले जो 4 मेन लड़के थे, 5 जिन्होंने उठाया था 25 नवंबर 1989 को, वो सब के सब नाबालिग थे। उनकी उम्र 17 और 18 के बीच में थी। जुवेनाइल एक्ट के तहत वहाँ बालिगों की तरह उन पर मुकदमा चल नहीं सकता था, उनके नाम नहीं छापे जा सकते थे। लेकिन जापान की एक मैगज़ीन के एडिटर ने जब ये कहानी सुनी पूरी कि किस तरीके से 44 दिन तक एक लड़की जिसकी पलकें जला दी गईं, जिसके नाक में इतना उसी का खून निकाल कर भरा जाता था कि वो नाक से सांस न ले सके, मुंह से सांस ले, जिसके प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से कुचल दिया गया था और क्या क्या चीज़ें उसमें डालकर क्या क्या उसका जख्मी नहीं किया गया, जिसे लगातार सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जिंदा खाने को दिया गया, उसी का अपना यूरिन पीने के लिए दिया गया। हर वक्त दिन भर में 20-20, 25 लोग आते और रेप करते, पंचिंग बैग की तरह उसे मारते, करंट देते, मतलब जितनी तरह की आप चीज़ें सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो जब ये कहानी एक मैगज़ीन के एडिटर को पता चली तो उस एडिटर ने ये फैसला किया कि चाहे हमारे देश का कानून कोई भी हो जुवेनाइल एक्ट को लेकर और इनका नाम डिस्क्लोज नहीं करने को लेकर, लेकिन ये जुवेनाइल की तरह इनको पेश नहीं आ सकते, ये इंसान नहीं हैवान है। और उसने उन सब की तस्वीर और नाम और पूरी कहानी छाप दी। जब ये छपा तो जापान में हंगामा हो गया, फिर जापान की पूरी मीडिया पीछे आ गई और अब घर घर में इस जुंको फ्रूता का नाम ज़ुबान पर था। कहानी ऐसी थी कि जिसने भी सुना वो रो पड़ा। अदालत पे फिर दबाव आया, लेकिन कानून वहाँ ये था कि आप जुवेनाइल जस्टिस के तहत ही मुकदमा चला सकते थे।
इतने बड़े जुल्म और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद 5 में से 4 को 7-7 साल की सज़ा हुई। जो एक मेन था मियानो, उसको 17 साल की सज़ा हुई। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वहाँ अपील की कम करने की सज़ा। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त महिला एक जज थी, उन्होंने मियानो की सज़ा कम करने के बजाय उसमें 3 साल और जोड़ दिए और 20 कर दिया, और बाकी की सज़ा भी 2-2 साल बढ़ा दिए। लेकिन कुल मिलाकर करीब 35 साल के आसपास की उम्र इस वक्त, मतलब 30 साल के आसपास उम्र थी या 35 साल के आसपास, जब सभी अपने सज़ा काट कर जेल से बाहर आ गए। आज जापान में ये सारे लोग आज़ाद हैं। हाँ, अलग अलग दूसरे जुर्म में ये पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। लेकिन जिस दरिंदगी के साथ एक 17 साल की बच्ची को नोचा खसोटा, मतलब पूरी इंसानियत शर्मिंदा हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। 44 दिन एक नर्क में, एक जहन्नम में, एक हेल में उस लड़की ने कैसे काटे होंगे, सिर्फ सोच के सिहरन पैदा होती है। 44 दिन दरिंदों के बीच और दरिंदगी की इंतहा, उस बीच में इस लड़की ने कैसे काटे, फिर कैसे उसके आखिरी 2 घंटे बीते जब उसे किस्तों में जलाया जा रहा था और एक्सीडेंटली पेट्रोल ज़्यादा लग गया तो वो मर गई। एक तरह से अच्छा हुआ, निजात पा गई। अगर वो उस दिन नहीं मरती तो शायद ये 44 दिन का जो गिनती थी ये और आगे बढ़ती और नामालूम कितने ज़ख्मों को लेकर वो इसी तरह जीती। कहते हैं कि जब इन लोगों ने कोर्ट में कहानियाँ सुनाई थी तब आखिर में बताया था कि जिस तरीके से वो कहते थे आखिर में वो वही करती थी, क्योंकि उसकी दिमागी हालत अब वैसी हो गई थी। शायद दर्द ने उसके सोचने समझने हर चीज़ की ताकत छीन ली थी और वो अपने आप को एक खिलौना मान ली थी। जो जैसा कहता वो उसी के इशारे पे वैसा ही करती। 44 दिन के बाद ज़िंदगी से उसको निजात मिली। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा दरिंदगी की वो सारे मुश्किल से 35 साल की उम्र में आज़ाद हो गए उस जुर्म से जिस जुर्म के सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ये थी कहानी।